हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं में जनन। क्लास 8th की एनसीईआरटी का ये 6वां चैप्टर है, जंतुओं में जनन। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिए हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। इस तरीके से मैंने सारे चैप्टर कवर किए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो जंतुओं में जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या होता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब कोई एक जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने समान जब अपने संतान को उत्पन्न करते हैं तो उसको हम जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन सभी सजीवों में होता है, पेड़ पौधों में होता है, जानवरों में होता है, मनुष्यों में होता है, पशु पक्षियों में होता है, सभी में होता है। ठीक है। परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में, परिसंचरण आप जानते हो, ठीक है, और श्वसन के बारे में आप जानते हो किस तरीके से श्वसन होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इससे क्या मिलता है कि प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार जनन जो होता है वो जाति को इंग्लिश में स्पीसीज कहते हैं। इसको ध्यान रखना, कई बार क्योंकि क्वेश्चन में हिंदी में भी आता है तब भी स्पीसीज ही लिखा रहता है, तो ध्यान रखना। जाति यानी कि स्पीसीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अपने समान संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, वंश वृद्धि नहीं होगी, तो एक समय बाद वह प्रजाति खत्म हो जाएगी। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन की विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को बनाए रखती है। ठीक है, मतलब कि एक पीढ़ी के बाद खत्म होगी, दूसरी पीढ़ी तैयार होगी, तीसरी की उसके बाद तीसरी तैयार होगी, इस तरीके से। ठीक है, जनन की विधियां क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जनन की विधियां क्या होती हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है कि इल्ली को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर का जन्म किस प्रकार से होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखो, पौधों की ही तरह जंतु में भी जन्म दो विधियों से होता है। एक तो लैंगिक विधि होती है और दूसरी क्या होती है? अलैंगिक विधि होती है। एक विधि लैंगिक विधि और दूसरी क्या है? अलैंगिक विधि। लैंगिक विधि क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, जो लैंगिक विधि होती है, देखिए, जन्म के विषय में पढ़ा था, इसे स्मरण करने का प्रयास करेंगे, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में है। देखो, लैंगिक जन्म करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें नर और मादा दोनों प्रकार के अंग होते हैं। ठीक है, मतलब मादा में मादा वाले अंग होते हैं जननांग, और नर में नर वाले जननांग होते हैं। जंतुओं में भी नर एवं मादा विभिन्न जनन भाग तथा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर के युग्मनज बनाते हैं। यहाँ पे पॉइंट को याद रखना कि नर और मादा जो युग्मक होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। तो जीव किससे बनता है? याद रखना, युग्मनज से। पहले इसको नोट करो। देखो, युग्मक मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है, और युग्मनज के मिलने से क्या बनता है? जीव। तो इसका सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, इस प्रकार सीक्वेंस पूछाता है। जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि ऐसा जनन जिसमें मादा और नर दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है उसको हम लैंगिक जनन बोलते हैं। आगे चलते हैं। नर जननांग अंग क्या होते हैं? नर जनन अंग किस प्रकार से होते हैं उसका फिगर यहाँ पे दिखाया गया, आप ये देख सकते हो। ठीक है, इस पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है नर जनन अंग। देखो, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन यानी कि लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, तो जो वृषण होता है वो क्या करते हैं? नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, युग्मक जो होते हैं मिलकर के क्या बनाते हैं? युग्मनज। तो वही युग्मक कहाँ उत्पन्न होते हैं? नर युग्मक जो होते हैं वो नर जो वृषण होते हैं वो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे वृषण कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे, ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये वाली जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं ये क्या है? ये वृषण है। इनसे क्या उत्पन्न होते हैं? युग्मक, नर युग्मक उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ये मानव शुक्राणु आप देख सकते हैं, इस तरीके से होता है। इसमें इसका एक सिर होता है, हेड होता है, एक मिडल पार्ट होता है, और इसका एक टेल होता है, पूंछ होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखिए, वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। ये जो वृषण होता है ना, ये लाखों शुक्राणु को क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब देखिए, चित्र आप देख रहे हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होता है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका के प्रतीत होते हैं? तो ये जो शुक्राणु होता है वो क्या होता है? एक एकल कोशिका होती है। ठीक है, अब ये नर जननांग था। अब मादा जननांग को हम देखते हैं। ये मादा जननांग है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय होता है। यहाँ पे देखोगे, ये और ये एक जोड़ी है ना, एक पेयर है, ये अंडाशय होते हैं। अंडवाहिनियाँ होती हैं, ये देखिए, जो ये आपको दिख रहे हैं ट्यूब्स, ये क्या है? अंडवाहिनियाँ हैं। और एक गर्भाशय होता है, ये जो मिडिल पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? एक गर्भाशय होता है। ठीक है, तो ये मादा जननांग है, इसके बारे में जान लेते हैं। आगे चलते हैं। देखो, जो मादा जननांग होते हैं वो मादा युग्मक, जैसे नर जननांग क्या करता है? जो नर जननांग होता है, जो वृषण होता है वो नर युग्मक उत्पन्न करता है। और जो अंडाशय होता है, यहाँ पे नोट कर लेना, अंडाशय,
ये अंडाशय कहाँ पे है, ये वाले जो दो हैं, दो ये क्या है, अंडाशय है। ठीक है, तो ये जो अंडाशय होते हैं ये नर मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं या डिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणु या डिंब कहते हैं। जैसे जो नर युग्मक था उसको बोलते थे शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। मानव स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब निर्मोचित अंडवाहिनियों में होता हुआ अंडवाहिनियों में होता है गर्भाशय व भाग्य जहाँ से उसका विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। तो शुक्राणु यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये एक मिनट, ये आपका है अंडाणु। ठीक है, ये भी क्या है, एक एकल कोशिका है, इसके बीच में क्या है, सेंटर है। तो यहाँ से क्या होता है, हर महीने जो मासिक धर्म होता है वो यही होता है, हर महीने इस अंडाशय किसी एक से या इससे यहाँ से एक जो है वो तैयार होता है, डिंब। ठीक है, यानी कि अंडाणु तैयार होता है। अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनियों में होता है। ठीक है, अब देखिएगा ये इसका क्या है, अंडाणु है। ठीक है, आगे चलते हैं। बूचों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्यों में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। ठीक है, अब निषेचन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। तो शुक्राणु यानी कि जो नर शुक्राणु होते हैं और अंडाणु क्या होता है, मादा होता है, ये इन दोनों का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। यानी कि शुक्राणु क्या होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं, और उनमें से एक जो है शुक्राणु वो अंडाणु के साथ क्या होता है, संलयित हो जाता है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। जो शुक्राणु होते हैं और जो अंडाणु होते हैं उनका जो निषेचन होता है, ठीक है, वो क्या, उनका संलयन जो होता है वो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। उनका जो मिलना होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे ये निषेचन है, ये क्या है आपका, अंडाणु है। क्या है, अंडाणु है, मादा वाला है। और ये क्या है, जो ये आपको दिख रहे हैं, ये शुक्राणु है, नर वाले हैं। तो ये क्या करते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं, और कोई उनमें से एक ऐसा होता है जो अंदर इंटर करता है। देखो यहाँ पे ये जब ये अंदर इंटर कर जाता है तो इसी संलयन, जब ये इससे अंडाणु से संलयित होता है ये शुक्राणु, एक शुक्राणु, तो इसको हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये संलयित होते हैं, देखो यहाँ पे संलयित में देखो युग्मनज, याद रखना युग्मनज में कितने केंद्रक होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो युग्मनज आप देखो, युग्मनज, युग्मक, देखो युग्मक क्या है, ये युग्मक मिल करके क्या बनाते हैं, आपका युग्मनज बनाते हैं। देखो यहाँ पे युग्मनज में आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो सेंटर दिखाई देंगे, संलयित केंद्र। ठीक है, देखो निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है तथा नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। यानी कि जो नई संतति बनती है, जो संतानें पैदा होती हैं, उनमें कुछ लक्षण उनके माता से आते हैं, कुछ लक्षण उनके पिता से आते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो एक ही माता पिता की जो संतानें होती हैं उनमें आपको कई सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। अगर जो निषेचन का मतलब क्या होता है कि अंडाणुओं और शुक्राणुओं को, यहाँ पे आप देख सकते हो शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलना है वो कहाँ पे होता है, मादा के गर्भाशय में होता है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम आंतरिक निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। मनुष्य, गाय, कुत्ता तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि जो मादा होती है उसके अंदर जो है निषेचन होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। परख नली शिशु क्या होता है, देखिए कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनियाँ जो होती है, अंडवाहिनी क्या होती है, ट्यूब्स होती है। मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो ट्यूब्स हैं यहाँ पे, ये जो ट्यूब्स हैं इनको अंडवाहिनियाँ बोलते हैं। ठीक है, ट्यूब्स, इनमें क्या होता है, कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है, इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे लिखा, कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनियों अवरुद्ध होती हैं। ऐसी स्त्रियाँ शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे IVF तथा इन विट्रो निषेचन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। देखो यहाँ पे टर्म याद रख लो, IVF का मतलब क्या होता है, कृत्रिम निषेचन। क्या होता है, कृत्रिम निषेचन। IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जो निषेचन होता है यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलना होता है, अगर मान लो किसी स्त्री की अंडवाहिनियाँ जो है वो बंद हैं तो उसको क्या करते हैं, स्त्री से अंडाणु निकालते हैं और
नर से शुक्राणु निकालते हैं। दोनों का निषेचन कृत्रिम विधि द्वारा बाहर कराया जाता है और बाहर कराया जब निषेचन संपन्न हो जाता है, निषेचन के बाद क्या कर दिया जाता है, जो युग्मनज बनता है, निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज। तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है और उसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये मार्ग जो है बनता है अंडवाहिनी वाला, तो यहाँ से एक अंडाणु और नर से एक शुक्राणु लेकर के बाहर निषेचन कराया जाता है 1 हफ्ते तक, जिसको IVF बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद निषेचन कराने के बाद जब युग्मक बन जाता है, युग्मक कैसे बनता है, दोनों के मिलने से, उसके बाद फिर यहाँ पे इंटर करा के गर्भाशय में रख दिया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो बच्चे का विकास होता है, शिशु का भी जो विकास होता है वो इसी गर्भाशय में होता है, ठीक है। तो माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है, शिशु का विकास होता है वो माँ के गर्भाशय में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया माता जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगा, देखो कुछ ऐसा निषेचन होता है कुछ जंतुओं में जो कि मादा के शरीर के भीतर नहीं होता है बल्कि बाहर होता है। जैसे एक इसका जो एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूँ, आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा। जैसे जो मेढक होता है, मेढक क्या करता है, वो अपने जो अंडे होता है वो कहाँ देता है, जल में देता है। आपने जल में इस तरीके की संरचनाएं देखी होंगी, जेली की तरीके की संरचनाएं, ठीक है। देखिए, वसंत तथा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर अगर आप जाते हैं तो आपको कैसी संरचनाएं दिखेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है, नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं, ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इसकी सुरक्षा भी करती है। देखो यहाँ पे ये क्या है, जैसे मुर्गी के अंडे उसमें कवच लगा होता है, लेकिन जो मेढक के अंडे होते हैं उसमें कवच नहीं लगा होता। तो मादा मेढक क्या करती है, अंडे देती है। ये देखिए ये अंडे हैं और इसके जो चारों तरफ ना एक जेली जैसी संरचनाएं होती है, चिपचिपा सा होता है। आपने बारिश के पानी में तालाबों में, गड्ढों में आपने इसको देखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। नर क्या करते हैं, शुक्राणु छोड़ देते हैं। देखो मनुष्य में यह क्रिया क्या होती है, शरीर मादा के शरीर के भीतर होती है, लेकिन मेढक में क्या होता है, शरीर के बाहर जल में होता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं और शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है, ठीक है। शुक्राणु जैसे इसके संपर्क में आएंगे अंडे के, निषेचन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार निषेचन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है। इसे बाह्य निषेचन बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा बाह्य निषेचन किस प्रकार से। जैसे यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। सबके नाम याद रख लेना, मेढक, मछली, स्टारफिश में ये होता है। मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडे देती है, ठीक है। देखो यद्यपि जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है। यह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं तथा अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि इनमें से कुछ के निषेचन सुनिश्चित हो सके। देखो जैसे मेढक होती है, बहुत सारे अंडे देती है, उसमें सभी का निषेचन नहीं हो पाता। बहुत सारे अंडे जो होते हैं किसी अन्य जानवर द्वारा खा लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ नष्ट हो जाते हैं, धूप से या अन्य कारकों से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे अंडे देते हैं जिसमें कुछ तो निकल सके ना। जैसे मुर्गी का अंडा होता है, वो एक अंडा देती है, उससे बच्चा होना फिक्स होता है क्योंकि वो कवच से सुरक्षित होता है। लेकिन मेढक का अंडा क्या होता है, वो कवच से सुरक्षित नहीं होता, उसके नष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए संख्या में ज़्यादा होती है। भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण किस तरीके से बनता है, देखो निषेचन के फलस्वरूप पहले देखो क्या होता है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं, उससे युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। इसका सीक्वेंस आप याद रख लेना, पहले नर मादा युग्मक मिलते हैं, उससे निषेचन होता है, युग्मनज बनता है और युग्मनज से आपका भ्रूण विकसित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं और अंगों और ऊतक, कई सारे अंग ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवारों पर रोपित होकर विकसित होता है। देखो ये जो भ्रूण होता है ना, देखो ये जो भ्रूण है ना, ये गर्भाशय की दीवारों से रोपित होकर के विकसित होता है, ठीक है। देखो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैर
सिर, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की इस अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहते हैं। यानी कि उस अवस्था को जिसमें सारे शरीर के अंग परिलक्षित हो जाते हैं उसको गर्भ कहते हैं। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशुओं को जन्म देती है। ये देखिए इस तरीके से हम देख सकते हैं गर्भाशय में किस तरीके से बच्चा होता है। ठीक है, अब देखिए मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है। तब तब चूजे कैसे जन्म होते हैं? देखिए निषेचन के फौरन बाद ही यूनस लगातार विवाहित होता रहता है और अंडवाहिनियों में अंडवाहिनी नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसा ही होता है। जैसे आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा तो उस पर क्या रहता है, एक कवच लगी रहती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी का अंडा निर्मोचित करके बाहर निकालती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा, यानी कि जो मुर्गी होती है उसको क्या करती है, सेती है ना, हैचिंग करती है, आपने देखा होगा। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के बाद कवच जो है क्रैक आ जाते हैं, कवच फूट जाती है। अब देखिए बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब, झरने, मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। अब देखते हैं जरायुज और अंडप्रज्जक क्या होते हैं। जरायु का मतलब होता है, देखो जरायु क्या होता है, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य ये सीधे जंतु को जन्म देता है। और अंडप्रज्जक क्या होते हैं, वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रज्जक कहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में और हम पढ़ेंगे। देखो माँ के शरीर के बाहर अंडे देती है। देखिए कुछ जो जंतु होते हैं वो क्या करती है, उनके शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आपने देखा गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये अंडे नहीं देती। ये इनकी जो माँ मतलब इनमें जो माँ होती है पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है। ये जरायुज जंतुओं के उदाहरण है। जरायुज में आपका कौन आएगा, गाय, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब आते हैं। ठीक है, और अंडज में क्या आता है, मुर्गी आता है, आपका मेढक आता है। इस तरीके से कई सारे होते हैं। शिशु से वयस्क, देखो हमारे शरीर का विकास, देखो जैसे जब यूनस बनते हैं, भ्रूण बनते हैं, उसका बाद शरीर का विकास ही होता रहता है। जब तक कि हम वयस्क नहीं हो जाते तो विकास होता रहता है। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है, मेढक के अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं, चरणों का परीक्षण कीजिए। देखो ये वाला जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है इसको जरूर याद रखना। अंडा, टैडपोल यानी कि जिसे लार्वा कहते हैं, और वयस्क। ठीक है, वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई देता है। देखो यहाँ पे इसका मैं आपको जीवन चक्र दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले ये मेढक है। ठीक है, मेढक क्या करता है, अंडे देता है बहुत सारे। ठीक है, फिर यहाँ पे निषेचन होता है, युग्मक बनते हैं, यूरस बनता है, भ्रूण होते हैं। ठीक है, भ्रूण बनता है, भ्रूण से यहाँ पे आप देखो ये जो आरंभिक टैडपोल है ना, ये लार्वा, इसको लार्वा बोलते हैं। लार्वा से फिर देखो ये धीरे धीरे बाद का टैडपोल जो है थोड़ा सा विकसित होता है, इसमें पूँछ वगैरह होते हैं, और लास्ट में पूँछ वगैरह हट जाती है और एक मेढक बन जाता है। इसका ये साइकिल है, इसको याद रखना। ठीक है, टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। परिवर्तन के पश्चात टैडपोल का वयस्क के रूप के रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो मेढक का, टैडपोल से मेढक का बनने का जो प्रोसेस है, प्रक्रम है, वो क्या कहलाता है, उसको रूपांतरण कहते हैं या कायांतरण कहते हैं, या कई सारे ऑप्शन होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको कायांतरण बोलते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, देखो अलैंगिक जनन क्या होता है, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा और सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार से होता है, इसको हम समझेंगे। अभी तो हम बड़े जीवों में समझ रहे थे, अब हम बहुत छोटे जीवों में समझेंगे। ये देखिए हाइड्रा है, क्या है ये, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। इसको ऐसे ही नोट कर लेना, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। ठीक है, हाँ ये पूछा आता है मुकुलन। देखो प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्वर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा में आप देखोगे कई सारे ये मुकुल दिखाई देते हैं, इससे नए जीव का निर्माण होता है। अब देखो इसमें नर और मादा तो मिले नहीं, तो इसलिए ये क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में मुकुल
मुकुल से नया जीव विकसित हो जाता है, इसलिए इसे मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधियों में अमीबा, अमीबा में क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। अब अमीबा में देखते हैं, अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। स्मरण कीजिए, अमीबा एक कोश की होता है। अमीबा क्या होता है, कोश की होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजित होने से जनन प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो होता है केंद्रक क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा में एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, द्विखंडन होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा ना, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है, याद रखना। हाइड्रा में मुकुलन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा का अभी मैं फिगर भी आपको दिखाता हूँ, द्विखंडन होता है। मुकुल देखो इसमें लिखा है, परिणाम स्वरूप एक, यहाँ पे देखते हैं केंद्रक दो भागों में, यहाँ पे अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। एक उसकी होता है, इसके केंद्रक दो भागों में विभाजित होकर जनन क्रिया प्रारंभ होती है। देखो कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है, प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर के संतति उत्पन्न करता है, उसमें उसे द्विखंडन कहते हैं। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियों भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति यानी कि अलैंगिक जनन के और प्रक्रम भी हैं। देखो ये है, पहले एक अमीबा था, एक केंद्रक था, ठीक है, एक कोशिकी है। फिर धीरे धीरे केंद्रक में क्या हुआ, विभाजित होने लगा, और विभाजित होकर के दो केंद्रक बन गए, और फिर विभाजित होकर के दो संतति बन गई, यानी कि ये द्विखंडित हो गए। एक केंद्रक दो में खंडित हो गया, इसलिए अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन। इसको भी नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाली की कहानी, डाली मतलब क्या होता है, यहाँ पे डाली एक जानवर का नाम है। इन्होंने क्या किया था, देखो किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग तथा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोनिंग। यहाँ पर टर्म याद रखेंगे, क्लोनिंग क्या होता है। क्लोनिंग का मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से किसी जीव को जन्म करना, मतलब जन्म देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। किसी जंतु के सफलतापूर्वक क्लोनिंग जो है, सर्वप्रथम नाम याद रख लेना, कौन किया था, इयान विल्मट तथा उनके सहयोगी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजनिल इंस्टीट्यूट में किया था। उन्होंने क्या किया, एक भेड़ के क्लोन को तैयार किया जिसका नाम डाली रखा। डाली का जन्म 5 जुलाई 1966 को हुआ था, 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाना पहला स्तनधारी था जिसका नाम क्या था, डाली था, ठीक है, इसको नोट कर लेना। इसमें क्या हुआ, एक फिन डार्सेट भेड़ और एक स्कॉटिश ब्लैक फेस यू, इन दोनों के कोशिका के केंद्रक, ठीक है, कोशिकाओं को मिला करके हमने एक नया जीव बनाया जो क्या है, डाली, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, डाली की क्लोनिंग करते समय इन्होंने क्या किया, फिन डार्सेट, ये लिखा है डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्रित की। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफिश यू से एक अंड कोशिका भी एकत्रित की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया, ठीक है, इसके अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डार्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफिश यू की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफिश यू में रोपित किया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डाली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफिश यू ने डाली को जन्म दिया था, परंतु डाली फिन डार्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था, इसलिए स्कॉटिश ब्लैकफिश यू के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था। अतः डाली में स्कॉटिश ब्लैकफिश यू का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डाली एक फिन डार्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी। इसमें प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया गया। दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डाली की मृत्यु हो गई, ठीक है। डाली के बाद स्तनधारियों की क्लोन बनाने के कई प्रयास किए गए परंतु सभी असफल रहे, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन याद रखना, क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ होती हैं, ठीक है। तो एक इन्होंने क्लोनिंग की थी इन दोनों को मिला करके। देखो इसका फेस कैसा है, ब्लैक, ठीक है, लेकिन इसका फेस कैसा है, डाली का वाइट है। तो इस तरीके से क्लोनिंग की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे आंतरिक निषेचन किस में होता है, मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है। मादा के शरीर के बाहर जो होता है वो क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक टेडपोल किस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, ये मैंने आपको बताया था, कायांतरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। एक युग्मनस में अनेक पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, एक युग्मनस में जो होते हैं वो 2 केंद्रक पाए जाते हैं ना, एक नर युग्मक से आता है, एक मादा युग्मक से, ठीक है। सत्य असत्य बताना है कि अंड प्रज्जक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, नहीं ये गलत है। जो अंड प्रज्जक जंतु होते हैं वो विकसित शिशु को जन्म नहीं देते हैं, वो अंडे देते हैं। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, ये सही है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये भी सही है।
वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। हाँ, ये सही है, क्योंकि नर और मादा जब मिलते हैं, युग्मक मिलते हैं, तो वहीं से होता है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका होती है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका होती है। देखो, निषेचन के पश्चात जो अंडा होता है ना, उसमें एकल कोशिका नहीं होती, उसमें 2 कोशिका मिल जाती है ना। निषेचन कैसे होता है? जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये गलत है। अमीबा में क्या होता है, इसका कमेंट करके आप बताएंगे। अमीबा में क्या होता है? मुकुलन तो नहीं होता, तो क्या होता है? अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक होता है। देखो, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक होता है। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें निषेचन आवश्यक नहीं होता। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में जैसे मुकुलन और द्विखंडन मैंने आपको बताया था, उस होता है, ठीक है, ये गलत हो गया। तब द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, ये सही है। निषेचन के परिणामस्वरूप युग्मनज बनते हैं। निषेचन के, हाँ, ये सही है, ठीक है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। भ्रूण एकल कोशिका का नहीं बना होता, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों युग्मक मिल जाते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करा दिए हैं, और इसके बाद इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।